अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज भी कुछ अहम ख़बरें पाकिस्तान के में चलने वाली सियासी सरगर्मियां और उखाड़ पछाड़ बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर जो ख़बरें चल रही हैं उस पर भी कुछ अहम तज्ज़िया। लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर के रहमान मलिक साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल एक शख्सियत थे। उनके इंतकाल से ज़ाहिर है उनके घर वालों को और उनके अहल खाना को बहुत अफसोस हुआ होगा। ताहम इनके इंतकाल से कई राज जो दबे थे वो दबे ही रह गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उनके सीने में थीं, जो मैं जानता हूँ या वो जानते हैं। किसी वजह से उन्होंने बात नहीं की, वो जानते हैं और उनका अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिनके वो राज थे वो उनके दुनिया से जाने पर ज़रूर पुरसुकून हुए होंगे। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा, अब चलते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले आपको बताऊं कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी कोशिश की जा रही है। नंबर 1, 2 नंबर पे बुज़दार के ख़िलाफ़ भी कोशिशें की जा रही हैं, तीसरे नंबर पे स्पीकर के ख़िलाफ़ भी। अच्छा, अब हमने आपको एक बात सबसे पहले 1 डेढ़ हफ़्ते पहले ब्रेक की थी आपको ये ख़बर कि अपोजिशन की कोशिश है कि जब इमरान खान रूस के दौरे पे जाएं तो उनकी गैर मौजूदगी में, यानी उनके जाने से 1 दिन पहले जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तहरीक जमा करा दी जाए, ताकि जैसे मैंने पूरा आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में, आप देख लें 1 हफ़्ते पहले कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ेकार कितने दिन के लिए पहले जमा कराना पड़ता और कब करानी पड़ती है, सारी तफ़सील उसमें मौजूद है। खैर, तो अब उनका ये एक प्लान ये था कि उस दौरान जमा कराया जाए ताकि वज़ीर-ए-आज़म जब वहाँ पहुँचे हों या पहुँच के बात करने वाले हों तो उनके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा हो। डज़न्ट मैटर कि वो कामयाब हो या ना हो, एक अलहदा चीज़ है, लेकिन वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, ये एक इनका प्लान था। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था। अब उसके बाद तो खैर आपको पता है कि बहुत सारे बाद में मीडिया वाले कह रहे हैं ये बात। अच्छा, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया था कि जो ताकतवर हलके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो रियासती हलके हैं, वो इस चीज़ के ऊपर कभी राज़ी नहीं होंगे। और उन्होंने कह दिया था कि हम, क्योंकि इस तरह आपको पता है कि सियासत आप ज़रूर करें, लेकिन सियासत में मुखालफत जो है वो पार्टी की तो हो सकती है, इमरान खान की हो सकती है, तहरीक इंसाफ की हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद की मुखालफत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये कैसे हो सकता है, मैंने बताया था कि इमरान खान वहाँ बात कर रहे हों और पीछे से पता लगा कि उनकी पार्लियामेंट के खिलाफ में उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो गया। डजंट मैटर के पास हो या ना हो, एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पेश होना या तहरीक जमा कराना किसी लीडर के लिए, ये बात उसकी पोजीशन को, उसकी साख को मुतासर करती है कि ये अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं या इनकी अहमियत ख़त्म हो रही है। इस पस मंज़र में इनको मना कर दिया गया था कि आप खामोश रहें। तो लिहाजा ये मामला जो है फ़िलहाल जो मैंने आपसे कहा था कि टल गया, और मैंने इसलिए कहा था कि चाहे जितने मिलते रहें काफ लीग के साथ, काफ लीग के मैंने बताया था कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, कौमी असम्बली के मेम्बरान को, सूबाई असम्बली के मेम्बरान, यानी सियासी ख़ानदान, मैं जिनको दूसरे अल्फाज में कहूँ, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, जो कि हमेशा चलते ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। उनकी सियासत, उनका जीना मरना इस्टेब्लिशमेंट के ही साथ होता है। 19 में से फिर छांट के इस्टेब्लिशमेंट जो अपना कोई बड़ा पौधा जो है उसको हार फूल पहना के फिर गेट नंबर 4 से को दूल्हा बना कर निकालती है। आप समझ गए होंगे, बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि मैं सब चीज़ें देख चुका हूँ, मैं खुद पाकिस्तान की सियासत में रहा हूँ। खैर, कहने का मकसद ये है कि ये मामला जो है फिर टल गया था कि इमरान खान के दौरे रूस के दरमियान कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगी। अब चूँकि मैंने आपको इमरान खान के दौरे की बात बताई थी, इनका दौरा जो है ना इंतहाई अहम है। ये दौरा इसलिए अहम है कि एक तो इमरान खान की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं मतलब मुझे ये ना कहा जाए कि मैं उसकी हिमायत कर रहा हूँ पर्सनैलिटी वाइज, क्योंकि मैं यूरोप में हूँ और बैनुल-अक़वामी मामलात के अंदर भी कहीं ना कहीं छोटा सा मेरा अमल दखल भी है। कुछ लोगों के साथ मैं राब्ते में भी रहता हूँ, तो उस हवाले से मैं नहीं कह रहा, वो ये कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, एक बड़ी शख्सियत है, और उससे अगर पाकिस्तान की कौम या पाकिस्तान अगर चाहता तो उससे बहुत काम ले सकते थे, लिया जा सकता था। क्यों नहीं लिया गया, कैसे हुआ, ये एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल उसकी एक हैसियत है। तो अब वहाँ पर वो गए हैं, वहाँ जाकर वो बात करेंगे। प्यूटन, मैंने आपसे पहले कहा था कि प्यूटन मुतासिर हैं इमरान खान से भी, और सबसे ज़्यादा मुतासिर वो आर्मी चीफ़ जो आपके साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं सऊदी अरब में,
राहिल शरीफ साहब गालिबन, यस राहिल शरीफ, तो राहिल शरीफ से भी के वो बड़े फ़ैन हैं। तो उनकी ये कोशिश थी, उसी कोशिश के अंदर ये मामला जो है करीब हुए हैं। और अब अगर इमरान खान जो गए हैं रूस, उसके दौरे की अहमियत मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग तो कह रहे हैं मईशत की बात है, ठीक है मईशत की बात होगी, गैस के हवाले से भी बात होगी, वो लाहौर कराची से लाहौर की है गैस पाइपलाइन, और उसके अलावा जो अहम बात है वो है स्ट्रेटेजिक हवाले से हमारी बातचीत बड़ी अहम होगी। गो कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि हम ब्लॉक में किसी का नहीं जा रहे, या मैं यूक्रेन के हवाले से हम किसी पर हिमायत नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस खत्ते के अंदर दो बड़ी ताकतें, रूस ने अब बड़ी ताकत अपना, एक तो ऑलरेडी था लेकिन अब यूक्रेन के मामले में उसने शो कर दिया कि बड़ी ताकत है। भारत हमेशा से रूस के करीब रहा है और रूस के भारत के बड़े ताल्लुकात हैं। तो भारत को रूस से दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान को रूस के उतना ही करीब लाया जाए जितना कि भारत था। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं थोड़ा सा कि अब चीन तो हमारा दोस्त है, ठीक है, हमारी मतलब फ्रेंडशिप है उसकी, कहते हैं ना हिमालय की चोटी से ऊंची और पता समंदर की गहराइयों से नीची, तो कहा ही जाता है, लेकिन अभी तक हमने तो उस पर अमल नहीं किया इतना। लेकिन चूँकि ये बात है, और अगर रूस के साथ भी ये बात हो जाती है तो डैट मीन कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो उसकी स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और दो बड़ी क़ुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान की बड़ी अहमियत हो जाएगी। और जो अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल है, या जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मामला चल रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, मेरा इशारा IMF और FATF की तरफ है, उससे निकलने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो लिहाजा उस हवाले से इमरान खान का दौरा बड़ा अहम है, और इमरान खान जो है वहाँ पे 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। चीन से जो मेरे ज़राए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरे ज़राए चीन से ये बताते हैं कि इमरान खान को चाइना ने इजाज़त दी है कि वो ज़रूर जाएं और CPEC में उनको शामिल होने की मतलब दावत भी दें। और जाहिर सी बात है अगर रशिया CPEC में आता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम बात होगी, बड़ी प्रोग्रेस होगी। तो ये जो सूरत हाल है, इस पस मंज़र के अंदर इमरान खान का दौरा वाकई बड़ा अहम है। तो अपोजिशन को कह दिया था कि कोई इस किस्म की कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत वो नहीं करेंगे। अब मसला जो तय पा गया है अपोजिशन के दरमियान वो ये हो गया है कि ठीक है, मेरे ख्याल से वो इनके वापस आने के बाद करें या मार्च के अंदर करें। लेकिन अब असल में अपोजिशन में जो एक चीज़ तय पाई है वो तय पाई ये है, आज भी मुलाकात हो रही है गालिबन फजल रहमान और जरदारी की। पहले तो ये मामला ही नहीं तय पा रहा था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी, फड्डा ये पड़ा हुआ था। अब खैर ये बात मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पहले भी मैंने इशारा किया था, लेकिन आपकी कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि अब इस बात पे एक चीज़ पे 1 पॉइंट जो है राज़ी हो गए कि अगर गवर्नमेंट अगर जाती है इमरान खान की, इमरान खान वज़ीर आज़म से हटते हैं तो जो बाकी हुकूमत होगी उस बाकी हुकूमत को जो है पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। ठीक है जी। जरदारी साहब को मैं पहले कह चुका कि जरदारी साहब को छूट मिली है, लेकिन जरदारी साहब को जरदारी साहब खुद कोशिश में है कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ आर्जी हुकूमत के लिए, क्योंकि ये अमेरिका की भी ख्वाहिश है। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मत भूलें कि बाइडेन के और जरदारी के बड़े दोस्ताना ताल्लुकात है, और अभी जितना भी दबाव आ रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, इसमें अमेरिका का बड़ा हाथ है। मैंने आपको कहा था कि बाजवा साहब जाएंगे अमेरिका, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उनका प्लान है, लेकिन आप पता वो ब्रसल गए थे, और ब्रसल से मैं आपको अपने तौर पर ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि कोशिश की गई थी कि ब्रसल से वो वाशिंगटन, एक था प्रोग्राम के ब्रसल से ठहरते हुए वाशिंगटन चले आए, लेकिन अभी तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं आया, लेकिन बहरहाल वो जाएंगे ज़रूर। तो इस पस मंज़र के अंदर अब वो राज़ी हो गए इस बात के ऊपर कि आर्जी हुकूमत की जो होगी वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। लेकिन जरदारी साहब को इस्टेब्लिशमेंट इसलिए नहीं राज़ी हो रही कि वो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और वो ईंट तोड़ देंगे और ये कर देंगे, और हम 3 साल के लिए, आप 3 साल के लिए आते हैं, हम तो हमेशा रहेंगे, आपको रगड़ देंगे, हमको पीस देंगे। वो कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो बात अभी किसी के दिल में लगी हुई है। और सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी सिंध में जो कर रही है, वो तमाम चीज़ें ताकतवर हलकों की एस्टेब्लिशमेंट के जहन में है। तो लिहाजा जरदारी साहब तो नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा आर्जी तौर पर जिसको कि एस्टेब्लिशमेंट या लोग कबूल कर लें वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी एक बात ये भी हो रही है, एक बात और भी मैं बता दूं कि कुछ लोगों को PTI की तरफ से, या बल्कि कुछ, अब आप जो भी समझ लें, कुछ लोगों ने ये भी कहा है PTI के लोगों को, या PTI के जो लोग बिक रहे हैं, बिकने के लिए तैयार हैं, वो कौमी असम्बली के लिए हो, क्योंकि उसमें तो आपको पता है स्पीकर की तो छुपी भी वोटिंग होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। कुछ लोगों को ये कहा है, कुछ लोगों ने
कि अगर उनको पैसे मिलते हैं तो पैसे वो पकड़ लें, पैसे पकड़ लें। पैसे पकड़ने के बाद फिर जहां उन्होंने वोट देना है ना गवर्नमेंट के लोगों को कहा कि जिनको ये कहा गया है कि अपनी वफादारियाँ बेचे वो बेच दें, पैसा ले लें। पैसा लेने के बाद उस सबूत के साथ जो है ना फिर इदारों को बताएं कि फ़लाँ आदमी ने इतने पैसे हमें ये काम करने के लिए दिए थे और ये मसला है। तो ये भी कुछ लोगों को कहा गया है कि इस तरह भी अपोजिशन को धोखा देना है, क्योंकि अपोजिशन ने पैसों के मुंह खोल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और कहीं ये बात भी फैसला हुआ है कि अगर वज़ीर आज़म को की ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर मार्च तक ले जाती तो फिर क्यों ना हम पहले बुज़दार को हटा दें। बुज़दार की पोजीशन कमज़ोर है, मैंने बहुत पहले भी कही थी, अब ज़्यादा बात इसमें नहीं करूँगा, इंटरनेशनल खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, फिर इंशाल्लाह से बात कर देखिए। यूक्रेन के हवाले से हमने आपको कहा था, जो बात हम आपको बताते गए वो ऐसा ही है। प्यूटन ने अपने तौर पर अपने कार्ड बड़े अच्छे इस्तेमाल किए और जैसा कि वो बाइडन कह रहे थे, बाइडन को जो हमला करेगा वो बगैर हमला किए हुए उन्होंने प्यूटन ने जहाँ उनके इख्तिदार के इलाके डोमेस्टिक और लुहांस्क वहाँ पे उन्होंने अपना उनको एक्सेप्ट करवा दिया है, उनको एक नई हुकूमत के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, उनसे राब्ते भी कर लिए। और अब जो असल मामला था प्यूटन का, जो उसने अपनी ताकत दिखानी थी बगैर जंग किए हुए अपनी एक अहमियत बनवानी थी, वो मनवा ली। अब उसके बाद मसला ये है कि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रुहानसे हैं, नेटो भी और बाइडन भी। कल जो बाइडन ने तकरीर करनी थी, बाइडन की तकरीर बड़ी अहम थी, मैंने एक ट्विटर पे भी कहा था और एक जगह और भी कहा था। बाइडन की तकरीर जो थी वो बहुत अहम थी और उन्होंने सख्त पैगाम देना था। जब बाइडन की बात हुई नेटो के लीडरों से और नेटो के जो अहम अनासिर हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो बड़े इक़दाम अगर आप लगाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि रूस की तरफ से भी बड़े इक़दाम अगर हो जाते हैं, रूस अगर बड़े पैमाने पर, अभी सैंक्शन तो लगाई है अमेरिका ने, रूस के कुछ लोगों पे सफरी पाबंदी लगा दी और कुछ एक दो बैंक वीवी बैंक उन पर लगाई, लेकिन जिस तरह मतलब होनी चाहिए ना सैंक्शन, वो अभी इस तरह नहीं हुई है और ना कोई बड़ा इक़दाम उठाए, क्योंकि रूस यूरोपियन यूनियन के लोगों का ये कहना है कि अगर रूस से आने वाली तवानाई और गैस लाइन पर अगर पाबंदी लग गई तो यूरोप के लिए बड़ा मसला होगा। मैं आपसे, क्योंकि मैं खुद इस वक्त यूरोप में हूँ, अगर यूरोप के अंदर गैस बंद हो जाती तो अब यकीन करें कि यहाँ पे यूरोप के तमाम नलकों के अंदर गर्म पानी न बिल्कुल बंद हो जाएगा, सर्दी में लोग अकड़ जाएंगे बल्कि ठिठर के मर जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे यूरोपीय एजेंसियों के जो अहम लोग हैं और जो तवानाई के हवाले से जो माशरती या सियासी मामला करते हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि अगर ये काम कहीं हो गया तो यकीन करें कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मुजाहरे होंगे और कई हुकूमतों की जो ना तख्त या इक़्तिदार हाथ से चला जाएगा। लिहाजा उनको कहा गया था कि आप इस तरह करें कि थोड़ा सा सख्ती भी नजर आए, लेकिन ऐसी ना हो कि रूस को किसी बड़े उसके ऊपर वो किया जाए। लिहाजा अब ये कह दिया बाइडन ने कि हम यूं कर देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि रूस अब जा रहा है और रूस ने अपनी डोमा से वो इजाज़त भी ले ली है। अब उनकी कोशिश ये है यूरोपियन यूनियन की कि किसी तरीके से हम बराह रास्त लड़ने से बेहतर है कि यूक्रेन को ही लड़ाया जाए। जिसमें कहा था ना कि यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब यूक्रेन की फौजी ताकत। अब एक मज़े की बात सुनने में ये आई है कि यूक्रेन ने कल एक, हमें जो कन्फर्म हुई, हमने खबर सुनी थी, लेकिन जब हमने ज़रा से पता लगा तो पता ये लग रहा है कि यूक्रेन कहता है कि उनके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब अगर न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास मौजूद है यूक्रेन के पास, तो उसका मतलब ये तो एक दुनिया में एक नया और बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि क्या यूक्रेन भी न्यूक्लियर पावर है। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर पावर है तो फिर तो IAEA को या फिर दुनिया की कुव्वतों को क्यों नहीं पता लगा। वैसे आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले मैं इशारा कर चुका हूँ कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उसने भी न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर ली है। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं पहले भी कहता था और अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पास इत्तलात हैं, मेरे अपने ज़राए कहते। तो इस तरह ये लोग कहते थे जी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी, अब कल ये आप देख लें कि यूक्रेन की बात आ गई है। तो इस पस मंज़र के अंदर अब नेटो जो है उनको पूरी भरपूर इमदाद दे रहा है। नेटो ने अपने तैयारे भी तैयार कर रखे हैं, लेकिन जैसे ही प्यूटन ने कहा कि हम मंजूरी ली कि हम सरहदों से बाहर अपनी फ़ौज उतारेंगे, और प्यूटन ने बात वही कही जो मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, डोमेस्टिक लुहांस्क, हम इनकी मदद करेंगे और इनकी मदद के लिए हम फ़ौज उतारेंगे। जब उन्होंने फ़ौज उतारने का ऐलान कर दिया तो साथ में फिर नेटो ने भी कह दिया कि भाई ठीक ने हम जो है अपने तैयारों को उन्होंने तैयार रहने का हुक्म कर दिया है और मुसलसल वो हथियार भी दे रहे हैं। और अभी तक तो जो मामला है, वो जो जंग लगी हुई है वो यूक्रेन के अंदर जो रूसी हिमायती हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क में, उनके दरमियान और ज़ेलेंस्की जो हैं उनके हामियों के दरमियान लड़ाई हो रही है। तो अब ये ज़ेलेंस्की को देखना चाहिए कि क्या मैं नेटो का और अमेरिका का हाशिया बरदार बनकर ऐसा ना हो कि वो अपनी पूरी यूक्रेनी अवाम को ख़त्म करा दें। ये चीज़ देखनी पड़ेगी।
तो मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है अभी गड़बड़ है। अगर ज़ेलेंस्की ने कोई ऐसा काम किया कि हमला किया रूस के ऊपर, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि रूस ने तकरीबन सारी तैयारी कर रखी है, यूक्रेन का उसने घेराव कर रखा है। रूस की जानिब से फिर हमला बड़ा होगा, और इस खबर आने के बाद कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है, रूस हमले में पहल कर देगा और बड़ा ख़तरनाक हमला होगा। इससे यूक्रेन की आवाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा और बड़ा इंसानी अलमिया होगा। अब बाद में नेटो क्या करता है डजंट मैटर, एक अलग बात है, लेकिन उस पस मंज़र के देखते हुए नेटो ने फैसला किया है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसको जवाब कहाँ से देगा, पोलैंड से देगा। ठीक है ना। तो अब देखें क्या सूरत हाल होती देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ तो एक ये है, दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि यूक्रेन ने तमाम लोगों को अपने कह दिया, हर बंदे को असलाह लेने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि हर आदमी असलाह ले ले और लड़ने के लिए तैयार हो। अगर रूसी ने हमला किया तो हर आदमी जो है ना रूस के ख़िलाफ़ लड़ेगा। तो ज़ेलेंस्की जो है मेरे ख्याल से अपनी कौम को तबाह करने के उसके ऊपर चल रहे हैं लाइन पर। खैर, एक चीज़ हो गई। दूसरी एक सबसे अहम बात आप ये बता दूं कि ट्रम्प साहब ने जो है जो अमेरिका साबिक़ सदर है, उन्होंने जो है हिमायत कर दी है पुतिन की, और उन्होंने कहा कि पुतिन हीरो है, पुतिन ने जो कुछ किया सही किया, और जो कुछ इतनी खराबी हुई है वो बाइडेन के अपने तरीक़ेकार की वजह से, और अमेरिका को अगर कोई नुकसान पहुँचता है या अगर जंग होती तो जिम्मेदार बाइडेन होंगे। अच्छा, ट्रम्प का ये बयान जो है ना, इसकी वजह से अंदरूनी अमेरिका बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुआ, क्योंकि मत भूलें कि अमेरिका के अंदर जो है ट्रम्प के बड़े फॉलोअर्स मौजूद हैं। ट्रम्प का ये कहना है कि बाइडेन की पॉलिसी से अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। ये एक छोटा सा एक ट्रिगर कर सकती है ये चीज़, मतलब एक छोटी सी चिंगारी है। अगर ये चिंगारी भड़क गई, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मामला ख़राब हो सकता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा ये कि चीन ने जहाँ रूस के साथ पहले मिला हुआ था, उसलिए कि चीन ने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया है अमेरिका के ख़िलाफ़। वो काम उसने ये किया कि फ्रांस के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा माहिदा कर दिया। 1.7 बिलियन डॉलर का एक माहिदा किया। कहा कि इसकी मतलब रकम तो शायद इतनी बड़ी ना हो, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव बहुत ख़तरनाक है। वो ऑब्जेक्टिव ये हैं कि चंद रोज़ कबल मैक्रोन ने और जीपिंग ने एक वर्चुअल मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ था कि फ्रांस जो है इनके साथ पूरा माहिदा करेगा चीन के साथ। इनका जो एक प्रोग्राम है ना BRI, यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है, उसके ऊपर। तो BRI के ऊपर आपको पता, अफ्रीका तो पहले पूरा साथ है, अफ्रीका का कई ममालिक चीन के साथ आ चुके हैं और बड़ा कामयाब प्रोग्राम है इनका, 1 रोड 1 बेल्ट इनका जो प्रोग्राम है। लेकिन यूरोप का एक बड़ा मुल्क फ्रांस, उसका इसके अंदर शामिल होना और उसका बाकायदा इस हवाले से माहिदा करना, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी ज़रब है। लेकिन ये क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए किया है, ये आपको खबर कोई नहीं बताएगा। ये मतलब ना कि हमारे पास सिफारती खबरें आती हैं। ये जो AU के US बनाया था ना उन्होंने, ऑक्स जो था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका को मिला के इन्होंने एक गेम डाली थी अमेरिका ने, और धोखा किया फ्रांस के साथ। और ये 90 बिलियन डॉलर की जो सबमरीन का जो माहिदा इन्होंने मंसूख किया था, उसके ऊपर फ्रांस इनसे तपा हुआ था। उस तमाम सूरत हाल को देखते हुए चीन ने उस तमाम जो देखा कि फ्रांस जख्म खोरदा है, फ्रांस ने उसको चीन ने उसको कैश कराया। तो ये माहिदा जो हो गया और ये उनकी बातचीत हुई, ये बहुत बड़ा माहिदा है। और इसके बाद जो है देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि फ्रांस एक बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है यूरोप का, उसके बाद हो सकता है कि यूरोप के छोटे मुल्क भी वो कोई इनिशिएटिव लें चीन की तरफ। तो ये समझ लें कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा वार किया है जीपिंग ने बाइडेन के ऊपर। और ये जो माहिदा है ना, ये फ्रांस का भारत के लिए भी बड़ी परेशानी का बायस है, क्योंकि फ्रांस के साथ आपको होता है कि ख़ास बातचीत चल रही थी, ख़ास तौर पे जो फ्रांस की जो मुस्लिम कश एक सिचुएशन है और भारत की जो मुस्लिम कश सिचुएशन है। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं यूरोप की ईमा पर हो रहा है। तो एक तरफ मुसलमानों से दुश्मनी पर फ्रांस और भारत तो साथ खड़े हो रहे थे और बड़ी हद तक मामला चल रहे थे, लेकिन बीच में जीपिंग ने आके जो ये शब-खून मारा है ना, मतलब स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और माशी हवाले से जो चीन ने यहाँ पे एक वार किया है, इससे जो है यूरोप को भी बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका को भी इससे बड़ा ज़बरदस्त झटका लगेगा। देखते हैं। ये आज की सूरत हाल थी। कल इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होती है उसके ऊपर आपसे दोबारा अहम खबरों पर अहम तज्जिया लेके आपसे ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।